हरे कृष्णा, वेलकम टू चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज जो है हम लोग फैमिली लॉ में मैं फटाफट आपको बताऊंगी। तो हमारे पास आई थिंक 37 केसेस हैं, तो ऑलमोस्ट 40 या 35 जो आप कहना चाहो। तो उसमें हम लोग हिंदू लॉ के केस लॉस पढ़ेंगे, वो मतलब पढ़ेंगे हम लोग जो कि ज़्यादा पूछा जाता है और जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने कोशिश किया कि टॉपिक वाइज लिखूँ जिससे कि आपको समझने में ईजी हो। तो सबसे पहला जो हमारा केस है वो भराव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का है। इसमें क्या हुआ कि एक इंसान था, उसने एक शादी कर रखी थी, वो दोबारा से एक और शादी करता है, ये सेकंड वाइफ से। तो इसके ऊपर बाइगेमी का इल्जाम लगा। तो इसने बोला मैंने बाइगेमी करी ही नहीं है। क्यों बाइगेमी नहीं मानी गई? रीजन ये था कि इसने ये बोला ना कि जो प्रॉपर सेरेमनीज होती है ना, जैसे अगर आप लोगों ने हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 7 पढ़ा होगा, तो सेक्शन 7 में एक चीज बोली गई है कि मैरिज जो है वो वैलिड मैरिज होने के लिए जो भी सेरेमनीज होती हैं उसे परफॉर्म करना पड़ेगा। ब्राइड या ग्रूम किसी भी एक साइड का जो रिचुअल है उसे परफॉर्म करने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो शादी थी वो ठीक से नहीं, मतलब नहीं, प्रॉपर सेरेमनीज नहीं परफॉर्म करी। जैसे आपको एग्जांपल है, तो 7 फेरे की बजाय कोई 5 फेरे ले लेगा तो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। भले से दोनों पार्टीज का इंटेंशन है, दोनों शादी कर रहे हैं और 7 फेरे लेने हैं, इनका रिचुअल कहता है कि 7 फेरे लेने हैं, लेकिन ये लोग 5 फेरे ले लेते हैं, तो ये क्या, उसे हम लोग वैलिड नहीं मानेंगे। भले से पार्टी का इंटेंशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेरेमनीज परफॉर्म करनी पड़ेगी वरना वो वैलिड मैरिज नहीं होगा। हाँ, ये मिसयूज करने वाली भी चीज़ है, लेकिन जजमेंट देखो ना 1965 का है, और अभी जो कोर्ट है वो इंटरप्रिटेशन देख के करती है, आंख बंद नहीं करती है ना। तो आंख खुली हुई है, कानून अंधा नहीं है, ठीक है। फिर सेकंड जो हमारा प्रिया बाला वर्सेस सुरेश चंद्रा का केस है। तो इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जस्ट बिकॉज किसी ने बोल दिया कि मैंने जो है दूसरी शादी करी है, ये इनफ नहीं है ना। जैसे पहली शादी होगी, उसका सेकंड मैरिज की बात हुई, तो इस इंसान ने बोला कि मैंने सेकंड मैरिज करी है, प्रॉपर सेरेमनीज नहीं परफॉर्म करी थी, लेकिन उसने इस चीज़ को एडमिट किया कि हमने शादी करी है। तो कोर्ट बोलेगा कि हम इससे शादी नहीं मान लेंगे, प्रॉपर सेरेमनीज होनी चाहिए। कल को तो उठ के कोई भी कह देगा ना कि शादी करी है। उसके बाद फिर हमारा तीसरा जो केस है वो है सरला मुक्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में क्या हुआ था, इस केस में ये बहुत ही लैंडमार्क केस है, ये सरला वाला केस और ये लिली थॉमस। ठीक है, याद, ईयर भी याद रख लेना, देखो मैंने बगल में ईयर भी लिखा हुआ है। ये पूछा जाता है कि जज कौन सा, ये पर बहुत कम पूछा जाता है, इस वजह से मैंने नहीं मेंशन किया है। एक दो ही ऐसा क्वेश्चन बनता है, ज्यादातर ईयर पूछते हैं। फैमिली लॉ के मतलब जो केसेस उसमें कम पूछा जाता है कि कौन से जज ने डिसीजन दिया, है ना। इस वजह से मैंने नहीं लिखा, मैंने फालतू का एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं डाला। तो इन दो केस में क्या हुआ था कि ईयर ध्यान रखना, है ना, क्रोनोलॉजी पूछी जाती है नेट के एग्जाम में, कभी कभी सीयूटी पीजी के एग्जाम में भी। तो ये 1995 का, लिली थॉमस बात का 2000 का है। तो इसमें क्या हुआ कि एक इंसान था, वो ऑलरेडी मैरिड था, उसके बाद वो क्या करते हैं और शादी करने के लिए, और वो जिससे कि वो शादी वैलिड हो। तो हमें पता है कि हमारे एक धर्म जो मुस्लिम रिलीजन है उसमें एक से ज्यादा मैरिजेस अलाउड है, 4 वाइफ्स तक अलाउड है, करेक्ट। तो क्या कहते हैं कि हिंदू था लेकिन वो अपना धर्म परिवर्तन करता है इस्लाम में, जिससे कि वो और शादी कर सके, तो और उसके ऊपर बाइगेमी का चार्ज ना लगे। तो इसे जो है कोर्ट ने बोला कि ये अलाउड नहीं है ना, ये कन्वर्जन ठीक नहीं है, और उसके ऊपर वो चार्ज लगेगा, इसको वैलिड नहीं माना जाएगा। हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है, बाइगेमी प्रोहिबिटेड है ना, बस मोनोगेमी अलाउड है, तो अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा। तो लिली थॉमस वाला भी वैसा ही है, जो तो सेकंड मैरिज होगी ना वैलिड नहीं होगी, भले से इस्लाम में कन्वर्ट हो गया फिर शादी करता है, वो वैलिड नहीं होगी, ठीक है, उससे एक्शन लिया जाएगा। सेक्शन 494 आईपीसी, अब सेक्शन 17 देखेंगे हिंदू मैरिज एक्ट का। तो फिर अगला हमारे पास केस है पी वेंकटरमन वर्सेस स्टेट, 1977 का केस है। इसमें ये बोला कि दो पार्टीज के बीच में शादी हो रही है, और उसमें से कोई एक पार्टी जो है वो, आपने एज पढ़ा होगा, एज ऑफ मेजोरिटी होना चाहिए, गर्ल का लेस 18 ईयर से कम नहीं और बॉय का 21 ईयर से कम नहीं। तो ये एज ऑफ मेजोरिटी है गर्ल फीमेल के लिए और मेल के लिए। तो अगर जो शादी है वो अप्रोप्रिएट एज नहीं है, मतलब लड़की अगर 18 साल से कम है या लड़का 21 ईयर से कम है, तो ऐसी शादी जो होती है वॉइड नहीं होती, ना ही वो वॉइडेबल होती है, वो शादी परफेक्टली वैलिड रहती है। अगर उम्र छोटी है ना और वो शादी कर लेते हैं तो शादी क्या होती है, वैलिड होती है। इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और मैंने जेन्युइनली देखा है कि लोग कंफ्यूज करते हैं। तो ये जो शादी है क्या होता है कि ये
वॉइड शादी नहीं होती है और ना ही वॉइडेबल होती है। बस ये है कि पनिशमेंट मिलती है। सेक्शन 18 अगर आप लोग पढ़ोगे तो उसके अंदर पनिशमेंट दे रखी है, और पनिशमेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है 2 साल तक की, और फाइन भी है आई थिंक 1 लाख का, है ना। आई एम नॉट वेरी श्योर, आप इस फैक्ट को चेक कर सकते हो, लेकिन सेक्शन 18 में इसका पनिशमेंट दे रखा है। ठीक है, तो क्या अगर तो आप ये बात ध्यान रखना कि अगर क्या कहते हैं कि शादी जो होती है वो मतलब कम उम्र में होती है, जो एज दे रखी है उसमें नहीं होती है, तो उसे हम लोग वॉइड नहीं मानेंगे। क्योंकि क्या था, ऐसे पहले तो सारी शादी ऑलमोस्ट ऐसी होती थी, तो कितना मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा फीमेल के लिए, पर आज तो देखा जाए तो सबके लिए प्रॉब्लमेटिक है। करेक्ट। फिर सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार 2006, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। किससे रिलेटेड है? शादी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। जो हमारा मैरिज होता है उसके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। रजिस्ट्रेशन हमारा हिंदू मैरिज एक्ट में कहाँ पे दे रखा है? सेक्शन 8। मैं आपको और भी चीजें रिवाइज कर रही हूँ, तो प्लीज ध्यान से सुनते रहना। तो इसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यही ऑर्डर किया, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सारी शादियों का। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता क्या रिलीजन है। तो जो सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज हैं अकॉर्डिंगली वो लोग अपना रूल्स निकाले, और जो लोग हैं वो अपनी शादियां रजिस्टर कराए। बट एक बात ध्यान रखना, अगर शादी जो है प्रॉपर सेरेमनीज के साथ नहीं परफॉर्म हुई, ये क्वेश्चन आता है इस तरीके का, अगर शादी प्रॉपर सेरेमनीज के साथ नहीं परफॉर्म हुई है और आपने मैरिज रजिस्टर करा लिया है, तो वो मैरिज वैलिड नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन करवाने से आपके मैरिज को कोई स्टेटस नहीं मिलता कि वो शादी वैलिड हो गई, वॉइड हो गई, नहीं। ये बात आप ध्यान रखना। और अगर क्या कहते हैं कि शादी प्रॉपरली परफॉर्म्ड आप रजिस्टर नहीं कराते, तो इससे आपकी शादी वॉइड नहीं हो जाएगी। समझ गए? तो यहाँ पे प्रायोरिटी किसे दी जा रही है? जो सेरेमनीज परफॉर्म होती है। ठीक है, फिर अगला हमारा कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन, लज्जा देवी वर्सेस स्टेट। तो ये 2012 का है, मतलब ये नया ही है। तो इसमें ये बोला कि जो चाइल्ड मैरिज होता है, चाइल्ड मैरिज मैंने आपको बता दिया, लड़की 18 साल से कम, लड़का 21 साल से कम, वो वॉइड एब इनिशियो नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होता, या फिर वॉइड ही बोल लो, वॉइड एब इनिशियो या वॉइड बोलो, ऐसा नहीं है कि शुरू से ही वॉइड रहता है, बल्कि हम लोग ये कह सकते हैं कि वो वॉइडेबल होता है। अभी आपने मतलब अभी आपने पढ़ा होगा ऊपर कि वॉइडेबल भी नहीं होता है। तो अभी आप समझना थोड़ा सा, ये बहुत ब्रॉडर कंटेक्स्ट में कहा गया था वॉइडेबल नहीं होता, लेकिन एक एस्पेक्ट में देखो तो वॉइडेबल होता है। अब आप सोचोगे मैं क्या क्या एस्पेक्ट बता रही हूँ, तो एकदम सीधा समझो। सीधा यही है कि अगर मान लो कोई लड़की है, वो 18 साल से नीचे की है, मान लो 15 साल की थी और उसकी शादी हो जाती है, तो 18 साल की उम्र में आने से पहले, है ना, मतलब नॉट 15 ईयर्स, मान लो 12-13 साल की थी, ठीक है, और मान लो 15 साल की होती है, तो 15 to 18 ईयर्स के पास जब इसके पास एक ऑप्शन रहेगा, ये चाहे तो अपनी शादी को कोर्ट में जाके वो डिक्लेयर करवा सकती है ना। लेकिन उसके बाद भी एक बात ध्यान रखना, भले से वो लड़की माइनर है ना, और क्या कहते हैं कि और वो डिस्क्रिशन केस पे पहुंच चुकी है, मतलब 15 to 18 ईयर्स के बीच में है, और वो बोल रही है कि उसे अपने हस्बैंड के साथ रहना है, तो उसे फोर्स करके उसके मम्मी पापा के यहाँ या फिर नारी निकेतन ऐसी जगह पे नहीं भेजा जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब आप इसे बहुत ही भड़क मत जाने जजमेंट सुन के, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ था कि होता है ना कि बच्चे भग जाते हैं और शादी कर लेते हैं, है ना, तो फिर रीज़न ये रहता है कि ऑब्वियसली इंटरकास्ट मैरिज, ऑनर किलिंग, बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो बच्चे भग जाते हैं रेदर देन किसी शेयर करना है, कुछ करना। और भी भगने के रीज़न होते हैं, कोई एक पार्टनर ठीक नहीं होता, लोग आजकल मैनिपुलेटिव होते हैं, बहुत सारे क्राइम होते हैं। तो खैर हमारा कंसर्न वो नहीं है, बस ये है कि अगर जो लड़की है वो डिस्क्रिशन की एज में आ जाती है, 15 से 18 साल की उम्र में आ जाती है, और उससे पहले उसने शादी करी होती है, तो उस समय चाहे तो अपनी शादी को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं कोर्ट में जाके, या अपने गार्जियन के थ्रू, जो भी है। और अगर वो 15 से 18 साल की उम्र के बीच में है और अगर वो शादी करती है, और मतलब अगर कोर्ट को लगता है कि किसी क्रिमिनल के साथ नहीं है और वो विलिंगली रहना चाहते अपने हस्बैंड के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं जाना चाहती, नारी निकेतन नहीं जाना चाहती, तो कोई नहीं रोक सकता, ठीक। अगला केस है हमारा कैलाशवती वर्सेस अयोध्या प्रकाश। इस केस में क्या हुआ कि मतलब जो पार्टीज अपील कर रहे थे, उन लोगों की शादी हुई थी। तो जब उन लोगों ने शादी करी तो उस समय क्या था कि अलग अलग जगह काम करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि वाइफ की पोस्टिंग वहीं पे हो गई जहाँ पे हस्बैंड रहता था। लेकिन क्या होता है, कुछ महीने बाद, 8 से 9 महीने के बाद वाइफ क्या करती है, वो अपना ट्रांसफ़र वापस से वहीं पे करा लेते हैं जहाँ पे उसके मम्मी पापा रह रहे होते हैं। अब क्या होता है कि वो तब से अपने मतलब अपने मम्मी पापा के पास ही रहती थी। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, ये कोई मिसकंडक्ट नहीं था, उसने जानबूझ के अपना उधर ट्रांसफ़र कराया, अपने हस्बैंड के साथ रही नहीं, तो ऐसे में मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। फिर एक केस है हमारे पास स्वराज गर्ग वर्सेस के एम गर्ग।
इसमें जैसे अगर हम लोग हिंदू लॉ को पढ़े तो हिंदू लॉ देखते हैं तो हमें देख के क्या लगता है? देख के ये लगता है ना कि जो हस्बैंड है उसी के पास पूरा-पूरा राइट है डिसाइड करने का कि मैट्रिमोनियल होम क्या होगा, कि वाइफ़ कहाँ पे रहेगी। बट कोर्ट ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, हम जो भी मतलब जो पूरा केस है उसके केस के मेरिट्स को देखते हैं। अगर जो वाइफ़ है उसका हस्बैंड और वाइफ़ अलग-अलग जगह काम करते हैं, वाइफ़ जो हस्बैंड से ज़्यादा अर्न कर रही है, तो सफिशिएंट रीज़न है कि वाइफ़ अलग रहे। ठीक है? तो यहाँ पे अगर हस्बैंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स फाइल कर रहा है तो वो फेल हो जाएगा। इफ शी इज़ अर्निंग मोर तो शी हैज़ अ मतलब पूरा-पूरा राइट बनता है ना कि भैया वो अलग रह सकती है ना? अगर दोनों ही मतलब अब ऑब्वियसली वो अगर हम पर्सनल मैटर को हटाएँ तो इफ शी वांट्स टू अर्न, है ना? और अगर वो अलग रह रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट नहीं होगा मतलब हस्बैंड बुला नहीं सकता। अच्छा ये 3 केसेस जो है ना हमारे रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? आरसीआर। आरसीआर मतलब रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट से रिलेटेड है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट में क्या है कि जैसे ये जो पहला वाला जजमेंट है टी सरिता वर्सेस वेंकट सुब्बैया, इसका ईयर भी याद रखना 1983 और ये बाकी दोनों 1984 का है। तो इस केस में ये कहा गया था कि जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट है, ये कंसेप्ट अगर आप लोग को पता हो तो अच्छी बात है, सेक्शन 9 में दे रखा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें बेसिकली ये होता है ना कि अगर कोई भी एक पार्टी जो मतलब जिन्होंने शादी कर रखी है उसमें से कोई भी एक पार्टी हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक बिना किसी रीजन के दूसरे पार्टी से अलग रहता है, दूसरे पार्टी को उसने अबेंडन कर दिया है, तो वो पार्टी कोर्ट में जाके आरसीआर के लिए कह सकता है, मतलब रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की मतलब वो कोर्ट बोल सकती है वाइफ को कि हस्बैंड के घर पे जाओ एंड लिव देयर, या फिर हस्बैंड को बोला जा सकता है कि वाइफ के साथ जाके रहो, है ना, वाइफ को कि ना छोड़े। तो इस केस में ये कहा गया था टी सरिता वर्सेस वेंकट सुब्बैया के केस में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बोला कि जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट है ये बड़ी बारबरस रेमेडी है, मतलब इससे एक इंसान का आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ है, ऐसे हम किसी को फोर्स थोड़ी कर सकते किसी के साथ जबरदस्ती रहने के लिए। और फिर उस टाइम मतलब कोर्ट्स का ये कहना था कि शादी का एक पर्पस क्या है, लेजिटिमाइजेशन ऑफ शादी का एक पर्पस है, वो क्या है, लेजिटिमाइजेशन ऑफ सेक्स, है ना। तो ये इंटरप्रिटेशन था उस समय, तो बोला कि किसी को हम जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो हमारा हरविंदर कौर वर्सेस सरोज रानी का केस था, इसमें ये बोला गया कि हमने आरसीआर को बड़े ही नैरो तरीके से देखा कि शादी इट्स नॉट ओनली अबाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स बट इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो और जो हमारा मतलब मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है वो इसलिए नहीं बनाया गया कि उसे इजीली तोड़ा जा सके, है ना। वो इसी वजह से है, इस वजह से वो मैरिज का यूनियन है कि लोग साथ में रहे। तो ये जो है ये मतलब हमारा आर्टिकल 21 के अगेंस्ट नहीं है, इनफैक्ट ये शादी को बचाता है। फिर क्रुएलिटी से रिलेटेड केस है हमारे पास, रसल वर्सेस रसल, दास्ताने वर्सेस दास्ताने। तो यहाँ पे रसल वर्सेस रसल में ये बोला कि क्रुएलिटी मतलब क्या है कि उससे डेंजर टू लाइफ हो, लिम हो, हेल्थ हो, है ना, बॉडली या फिर मेंटल, मतलब कुछ इस तरीके का कुछ डेंजर हो, या फिर रीजनेबल अप्रीहेंशन हो कि ये जो है भाई एक पार्टी जो इसमें से हस्बैंड या वाइफ, कि हस्बैंड जो है वो वाइफ को क्या, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, हस्बैंड वाइफ, आप वाइस वर्सा भी देख लें, वाइफ भी मार सकते हैं हस्बैंड को, हस्बैंड भी वाइफ को मार सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर किसी एक को रीजनेबल अप्रीहेंशन है कि इसकी जान को खतरा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्रुएलिटी बोलते हैं। फिर दास्ताने वर्सेस दास्ताने में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जरूरी नहीं है जैसे इंग्लिश लॉ में हमारे पास कि क्रुएलिटी इस तरीके का होना चाहिए कि जिससे कि हमारे लाइफ, लिम या हेल्थ को डेंजर हो, है ना, या फिर हमें अप्रीहेंशन हो कि भैया हमारे साथ ऐसा हो सकता है, नहीं। ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई, बट यहाँ पे मतलब इतना हायर, इतना बड़ी चीज नहीं हो जानी चाहिए तब जाके अब क्रुएलिटी का केस बने। इससे छोटा भी कुछ होता तो भी बन सकता है ना, तो इतना बात मतलब पानी जो सर से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो अगला केस है हमारा समर घोष वर्सेस जया घोष का केस है। तो ये जो केस हमारा किससे रिलेटेड है, मेंटल क्रुएलिटी से रिलेटेड था। यहाँ पे जो अपीलेंट था उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बाईपास सर्जरी होती है। तो जो वाइफ थी ना, वाइफ ने पूछा ना उसके फैमिली मेम्बर ने, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, मतलब किसी को पड़ी ही नहीं थी। तो ये क्या केस है, मतलब ऐसा समझ आ रहा था कि लोग 16 साल से ऊपर हो गए अलग ही रहते, 16 ईयर से ऊपर हो गए अलग ही रह रहे थे। तो इससे एक बात पता चलती है कि इन लोगों के मन में एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग है ही नहीं। सो इट्स अ इरिट्रीवेबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज। विपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती के केस में क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि जो वाइफ थी, हस्बैंड को ऐसा लगा, मैं छोटे फैक्ट्स बता रही हूँ, हस्बैंड को ऐसा लगा कि जो वाइफ है उसका किसी और से अफेयर चल रहा है, और वाइफ इस चीज़ को फेस करने से डर रही थी, तो अपने पेरेंटल होम पे वापस चली गई। अब क्या हुआ, जब वाइफ आना चाहती थी तो हस्बैंड मना कर देता है। इनफैक्ट हस्बैंड के जो पापा थे, मतलब जो प्रभा थी, उसके जो फादर इन लॉ थे वो भी मना करते थे।
तो फिर ये बोला गया कि लड़की के ऊपर इस चीज़ का मतलब वो बोला गया कि डेजर्ट किया है, मतलब जानबूझ के नहीं आ रही। तो यहाँ पे ये बात कही गई कि डेजर्शन के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ फैक्टम ऑफ सेपरेशन, कि मतलब वो अलग रह रही है या अलग रह रहा है। दूसरा क्या, एनिमस डेजरेंडाई, मतलब क्या है कि मेरा इंटेंशन है अलग रहने का। तो यहाँ पे जो वाइफ थी वो उसका वो अलग रह रही थी, नो डाउट वो अलग रह रही थी, अपने पेरेंटल होम पे रह रही थी, बट कहीं से भी उसका इंटेंशन नहीं था, वो वापस आना चाहती थी। तो डिजर्शन का उसके ऊपर चार्ज नहीं लगाया जा सकता। अगला है हमारे पास सावित्री पांडे वर्सेस प्रेमचंद्र पांडे। तो यहाँ पे बोला गया कि डिजर्शन नहीं हो पाएगा जब अगर डिजर्शन होने के लिए ज़रूरी है कि पहले पार्टीज के बीच में कोहेबिटेशन हुआ हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि साथ रहे ही नहीं हुआ उसका डिजर्शन का इंजाम लग रहा है। फिर अगला भागवत वर्सेस भागवत। तो यहाँ पे अगर मान लो कोई एक स्पाउस है, मतलब हस्बैंड वाइफ है, कोई भी इसमें से क्रुएलिटी कर रहा है और वो कहे कि मेरा इंटेंशन नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था, तो नहीं चलेगा। क्रुएलिटी मीन्स क्रुएलिटी, इस केस में बात कही गई, इंटेंशन से कोई लेन देन नहीं है। तो जो मैक्सिम है ना, एक्टस नॉन फेसिट्रम निसी मेंसिट्रिया, यहाँ नहीं चलता है। ये क्या कहते हैं कि कोई भी एक्ट जो है खुद अपराध नहीं होगा अगर उसके पीछे इंटेंशन नहीं है। तो क्रिमिनल लॉ में ठीक है, फैमिली लॉ में नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि फैमिली लॉ इज इमोशनल है, यहाँ पे इमोशन की बात हो रही है। फिर अगला नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली। इस केस में क्या कहा गया कि वही डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल किया गया और क्रुएलिटी का ग्राउंड था। तो यहाँ पे बोला कोर्ट ने कि क्रुएलिटी मतलब ये नहीं कि नॉर्मल वियर एंड टीयर जो होते हैं मैरिड लाइफ का, है ना, थोड़ी बहुत नोक झोंक जिसे बोलते हैं, वो सब नहीं। मतलब हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि किस इंसान का क्या सोशल स्टेटस है, उनकी क्या एजुकेशन है, उनका क्या फिजिकल मेंटल कंडीशन है, क्या कस्टम्स, क्या ट्रेडिशंस हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, उसे हम देख कर बताते हैं क्रुएलिटी है या नहीं है। और इंडिया तो इतना ज़्यादा डाइवर्स है, तो मतलब क्रुएलिटी मतलब अब तक आप लोग को समझ आ गया होगा, या फिर आपने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा होगा तो उधर भी समझ आ गया होगा। तो क्रुएलिटी मतलब ये नहीं होता है कि मतलब वायलेंस ही हो, कुछ फिजिकल ही हो, नहीं, मेंटल लेवल पे किस तरीके से कोई बात कर रहा है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, मतलब फिल्दी लैंग्वेजेस यूज़ कर रहा है, ये सब क्या है, ये सब हमारा जो है ये क्रुएलिटी में ही काउंट होगा। फिर ये धर्मेंद्र कुमार वर्सेस उषा कुमार का जो केस है, ये सेक्शन 23(1)(a हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में की बात करता है। उधर जो वो एक्सप्रेशन यूज हुआ है, पिटिशनर इजंट इन एनी वे ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज और हर रॉन्ग, तो इसका मीनिंग बताया गया था। तो आपको जस्ट एक बेसिक आइडिया दे दिया, ठीक है, क्योंकि आपको क्या सॉल्व करना है। वैसे मैंने सारे केसेस सफिशिएंट एक्सप्लेन किए हैं, पर मैं फिर भी आपको एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ जिससे कि आप लोग PYQs मतलब जो हमारे क्वेश्चन में MCQs आते हैं ना, आप उसे सॉल्व कर पाओ। अगला केस है हमारा टी श्रीनिवासन वर्सेस वरलक्ष्मी। तो इसमें क्या हुआ कि जो एक पार्टी थी उसने मतलब जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स कोर्ट से मतलब ऑर्डर आया वो, और उसे माना नहीं, उसे कंप्लाई नहीं किया RCR को, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स को, जिसे हम RCR बोलते हैं। और उसके बाद से फिर क्या कहते हैं कि जो हस्बैंड मतलब वो डिवोर्स मांगने लग गया इस चीज़ पे। तो मतलब बेसिकली क्या हुआ कि पता था कि वो गलती खुद की ही है। अब बात समझो ना, गलती मान लेते हैं हस्बैंड की। आप केस आप रीड करना है आपके ऊपर, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ केस किससे रिलेटेड है। मान लो हस्बैंड की गलती है और कोर्ट से RCR मांगता है, उसे पता है कि वो वाइफ को आने ही नहीं देगा और RCR मांगता है। और उसके बाद से फिर जब समय पूरा हो जाता है तो उसके बाद डिवोर्स के लिए फाइल कर देता है। तो ये अलाउड नहीं है। फिर हमारे पास अगला केस है हीराचंद श्रीनिवास का केस है। इसमें क्या हुआ कि इसमें भी वही सेम सा सिचुएशन है। हस्बैंड जो था वो अडल्ट्री में रहता था, डिक्री पास हुआ जुडिशियल सेपरेशन का उसके बाद भी, और फिर क्या कहते हैं कि बाद में खुद ही जाके मांग रहा है डिवोर्स के लिए कि डिवोर्स चाहिए, तो ये अलाउड नहीं है। फिर सुरेश्वर देव वर्सेस ओम प्रकाश। जब हम वो जो डिवोर्स होते हैं जैसे म्यूचुअल कंसेंट होता है, तो क्या होता है जब दोनों पार्टीज जाती है म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू, जब उन्हें डिवोर्स फाइल करना होता है, तो क्या होता है कि वो थोड़े समय के लिए क्या होता है वेटिंग पीरियड देते हैं, कूलिंग पीरियड, मतलब थोड़ा समय देते हैं कि सोच ले पार्टी आपस में। तो 6 महीने का है मिनिमम, है ना। तो मान लो समय खत्म हो जाता है और उसके बाद पार्टी फिर से आती है और म्यूचुअली दोनों फिर से कह रहे हैं कि उन्हें डिवोर्स लेना, तो दे दिया जाएगा। लेकिन अगर उसमें से एक पार्टी पलट गई तो हमें डिवोर्स म्यूचुअल कंसेंट के ग्राउंड पे नहीं मिलेगा, क्योंकि पर्पस इस प्रोविजन का यही है कि जो पार्टीज है वो थोड़ा सोचे। तो दोनों पार्टीज, म्यूचुअल मतलब दोनों पार्टीज का अग्रीमेंट होना चाहिए। फिर हमारे पास केस है अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर का। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने डिवोर्स के कंसेप्ट को जो म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू जो डिवोर्स होता है उसको एक नया डायमेंशन दिया। ये बोला कि जैसे कि क्या होता है कि हमें 6 महीने के लिए रुकना होता है, कूलिंग ऑफ पीरियड होता है 6 महीने का। तो ज़रूरी नहीं है, कुछ केसेस में कोर्ट कह देगी कि फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है, कूलिंग ऑफ पीरियड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है।
अगला केस है हमारे पास रमेश चंद्र कौशल वर्सेस वीना कौशल का केस है। तो इसमें ये जो हमारा सेक्शन 24 अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट का देखोगे तो किसकी बात करता है, वो मेंटेनेंस पेंडेंटल की बात करता है। मतलब जब तक हमारा लिटिगेशन या फिर बोले जब तक प्रोसीडिंग्स चल रही होती है तो उस दौरान क्या कहते हैं कि जो पैसे दिए जाते हैं किसी भी पार्टी को जो भी असमर्थ है उन प्रोसीडिंग्स को कैरी ऑन करने के लिए, अपना खर्चा पानी चलाने के लिए इंटरिम मेंटेनेंस होता है। तो बेसिकली जो इंटरिम मेंटेनेंस होता है ना, फाइनल ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है। तो जो सेक्शन 125 सीआरपीसी है, कोर्ट जो है मतलब देखेगी कि कितना पैसा सेक्शन 24 के थ्रू मिल रहा है और ये सारी चीज़ों को मतलब कंसिडर करेगी। कहने का मतलब है कि वो फाइनल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद फिर अमरकांता सेन वर्सेस सुवाना सेन। ये था इसमें कि एक अनचेस्ट वाइफ है, जब शादी हमारी डिसॉल्व हो रही है, शादी खत्म हो रही है, तो उस समय उसे एक स्टार्विंग अलाउंस दिया जाएगा। अगर वो खुद को सक्षम नहीं होती तो उसे स्टार्विंग अलाउंस दिया जाएगा। पर्पस ये है कि वो भूखे ना मरे, तो एटलीस्ट उसे इतना पैसा दिया जाएगा कि जिससे वो भूखे ना मरे, ठीक है। भले से अनचेस्ट है, इट डजेंट मैटर, है ना। अब कोई मारेगा थोड़ी, तो इतना देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारा अगला केस है राजा गोपालन वर्सेस राजम्मा। तो इसमें क्या कहते हैं कि एक पार्टी उसे एलिमनी मिल रही है, उसके बाद से अडल्ट्री कर रही है ना, और फिर तो उसे जो अलाउंस नहीं दिया जाएगा। मतलब जस्ट थोड़ी है कि एक पार्टी अडल्ट्री भी कर रही है और एक का पैसा भी ले रही है, तो ये जो है अनजस्ट है, तो ये अलाउड नहीं है। फिर उसके बाद पंजा शर्मा वर्सेस रतन लाल शर्मा। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों जो मम्मी पापा हैं, ये हमारा मान लो बच्चों के मेंटेनेंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो दोनों मम्मी पापा है, दोनों पेरेंट्स एम्प्लॉयड है, तो जितनी पापा की ड्यूटी है, फादर की ड्यूटी है बच्चे को मेंटेन करने के लिए, उतनी ही मदर की ड्यूटी है। फिर हमारे पास एक और केस आता है डी वेलुसामी वर्सेस डी पेक्चियामल, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, है ना। तो क्या हुआ कि इस केस में ये होता है कि लिव इन रिलेशनशिप का जो है ना, तो अगर मान लो कोई कपल है, लिव इन रिलेशनशिप पे रह रहे हैं, तो मान लो कोई लड़की है, तो कोर्ट ने बोला कि उसे मेंटेनेंस मिल सकता है। हाँ, हम उसे वाइफ का दर्जा नहीं देंगे, जो कि लीगली वेडेड वाइफ है, वो पोजीशन नहीं देंगे, बट उसे मेंटेनेंस मिल सकता है। फिर एक और केस है यहाँ पास बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह गोडसे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि मान लो एक आदमी है, उसकी ऑलरेडी शादी हो रखी है, तो दूसरी शादी करता है और दूसरी वाइफ से छुपा के रखता है कि उसकी एक वाइफ है जो कि जिंदा है, और शादी कर लेता है। और उसके बाद जब वो सेकंड वाइफ मेंटेनेंस क्लेम करती है तो मना नहीं कर सकता, ये कह के कि मेरे तो ऑलरेडी शादी हो रखी है, गलती तुमने करी, इसका फ़ायदा तुम ही उठाओ। नहीं तो उसे पता नहीं था ना, तो यहाँ पे मेंटेनेंस दे दिया गया सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर, ठीक है। फिर हमारे पास अगला केस है सीताबाई वर्सेस रामचंद्र। तो इसमें क्या है कि जैसे क्या होता है को पार्सनरी, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा को पार्सनर्स, तो ये कंसेप्ट मैं यहाँ पे इतना नहीं समझा सकती, बस आप इतना जाने को पार्सनर्स। तो को पार्सनरी का कंसेप्ट चलो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें क्या होता है ना कि जो प्रॉपर्टी रहती है, जो ज़मीन जायदाद रहती है, वो को पार्सनर्स को मिलती है ना। तो आप अब समझ गए ना कि जिनको ज़मीन वगैरह मिलनी होती है, तो उसमें पापा आएंगे, बेटा आएगा, बेटे का बेटा, ये सब लोग क्या दादाजी, तो ये सब क्या को पार्सनर्स है। तो अब अगर मान लो कि को पार्सनरी तब तक नहीं खत्म होती जब तक उस फैमिली में स्कोप है एक मेल मेंबर ऐड करने का। तो मान लो कोई भी को पार्टनर नहीं है और एक विडो बची हुई है, तो अभी भी चांस है कि इस फैमिली की को पार्टनरी खत्म नहीं होगी अगर ये विडो एक मेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर लेती है तो, ठीक है। तो और एक और चीज़ है, जो अडॉप्टेड सन है उसे इलेजिटिमेट सन के से ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। उसकी पोजीशन ज़्यादा बेटर है अडॉप्टेड चाइल्ड की। अडॉप्टेड चाइल्ड को पूरा नेचुरल बॉर्न चाइल्ड की तरह ही माना जाता है, लेकिन इलेजिटिमेट चाइल्ड के साथ ऐसा नहीं है। ब्रजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश अगला केस है हमारा। इस केस में क्या है, जैसे हम लोग हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो अनमेरिड वुमेन है, एक वो बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, या फिर कोई डिवोर्सी है, विडो है, ये अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर मैरिड वुमेन है तो वो नहीं कर सकती। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक हस्बैंड एंड वाइफ थे, और जो वाइफ थी वो हस्बैंड से अलग रहती थी। मतलब मान के चलो कि जैसे डिवोर्स्ड वुमेन नहीं रहती, एकदम डिवोर्स्ड वुमेन की तरह रहती थी, वो बच्चा अडॉप्ट कर लेती है। तो वो बच्चा क्या, वो अडॉप्शन जो है वैलिड माना जाएगा? क्या हस्बैंड बाउंड होगा? तो बोला गया नो, वो बाउंड नहीं होगा, और ये जो अडॉप्शन है वो वॉइड होगा। एक डिवोर्सी होने में और डिवोर्सी जैसा जीवन व्यतीत करने में डिफरेंस होता है। अब इसके बारे में 2008 का जजमेंट है, इसके बारे में बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस है। वैसे तो बहुत, अब सबके अपने मिक्स्ड ओपिनियंस होते हैं हर चीज़ को लेके, लेकिन इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा मिक्स्ड ओपिनियन है कि अलाउ कर देना चाहिए, शी इज़ लिविंग अ लाइफ लाइक अ डिवोर्सी और सारी चीज़ें। एनी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन री अडॉप्शन ऑफ पायल, इसमें क्या हुआ कि जो हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट और जो हमारा
जेजे एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसके बीच में कन्फ्लिक्ट था। तो हामा के अकॉर्डिंग अगर आपको मेल अडॉप्ट करना है तो आपकी फैमिली में आपका कोई मेल चाइल्ड नहीं होना चाहिए, आपके बच्चे का कोई मेल चाइल्ड नहीं होना चाहिए। फीमेल अडॉप्ट करना तो आपके यहाँ पे फीमेल जेंडर का मतलब कोई बेटी नहीं होनी चाहिए, समझ लो, बेटे की बेटी नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो लेकिन कोर्ट ने बोला कि अब लेकिन जेजे एक्ट जो है ना वो अलाउ करता है। तो कोर्ट ने बोला कि जब भी कन्फ्लिक्ट होगा ना तो जेजे एक्ट प्रिवेल करेगा। तो भले से सेम अगर ऑलरेडी एक बेटा है और अगर कोई इंसान चाहे दूसरा बेटा अडॉप्ट करना तो कर सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो कि प्रिविलेज्ड नहीं है, अबेंडेंड हैं, है ना, ऑर्फन है, तो उन लोगों को अडॉप्ट करने के लिए मतलब लोगों को बढ़ावा देना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, तो उन बच्चों को एक बेटर लाइफ मिल पाएगी। अगर ऐसा रहा तब तो मुश्किल हो जाएगा, किसी के पास कैपेसिटी है तो क्यों ना अडॉप्ट करे, करेक्ट। अगला जो केस है हमारे पास शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। तो इसमें ये बोला गया कि जो अडॉप्शन ऑफ बेसिक राइट है हर एक सिटीजन का, कास्ट, क्रीड, रिलीजन ऐसा मैटर नहीं करता। तो इसमें एक मुस्लिम वुमेन थी, उन्होंने बच्चा अडॉप्ट किया था और जो था वो मतलब वो बच्चे को कोड मतलब जो अगर हम लॉ के लैंग्वेज में देखें तो उन्हें मदर नहीं रिकॉग्नाइज किया जा रहा था, गार्जियन बोला जा रहा था उस बच्चे का। और रीज़न ये था कि जो मुस्लिम लॉ में है अलाउ नहीं किया जाता है अडॉप्शन, उधर अडॉप्शन नहीं अलाउड। लेकिन कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये एक बेसिक राइट है और वो जो है वो मदर कहलाएंगी। तो ये एक स्टेप था हमारा यूसीसी के टुवर्ड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि हमारा आर्टिकल 44 में दे रखा है। फिर अगला केस है हमारे पास लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो इंटर कंट्री अडॉप्शंस होते हैं ना, मतलब एक कंट्री से मतलब यहाँ से बाहर अडॉप्शन जो होंगे उसके लिए एक एलोबरेट गाइडलाइंस बनाई गई और फिर एक रेगुलेटरी बॉडी भी बनाने के लिए कहा गया, सेंट्रल अडॉप्शन रिसर्च एजेंसी, तो जो कि अकॉर्डिंगली सेटअप किया गया था। फिर लक्ष्मम्मा वर्सेस थयम्मा। अब तो इस जजमेंट का कोई मतलब नहीं है सच, लेकिन फिर भी पूछा जाता है किससे रिलेटेड है। तो बेसिकली ये लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड से रिलेटेड है। तो 1976 से पहले क्या था कि अगर जो शादी है वो वॉइड नहीं डिक्लेयर होती थी, वॉइड डिक्लेयर होने ना होने पर डिपेंड करता था कि बच्चा लेजिटिमेट कहलाएगा कि नहीं। बट अभी तो आप सेक्शन 16 देखोगे तो एकदम क्लियर है कि बच्चा चाहे वॉइड मैरिज से पैदा हो पर उसे हम लोग क्या मानेंगे, लेजिटिमेट मानेंगे, ठीक है। और उसके पास जो राइट्स हैं इनहेरिटेंस वगैरह से रिलेटेड वो अपने सिर्फ पेरेंट्स तक लिमिटेड है, बाकी नहीं है, ठीक है। फिर गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई 1999। इसमें ये है ना कि जैसे अगर हम लोग आप लोग जैसे एक चीज़ देखना, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, जब आप इसे पढ़ोगे तो जो एक नेचुरल गार्जियन होता है ना बच्चे का, वो पहला किसे माना जाता है, फादर को माना जाता है, और उसके एब्सेंस में किसे माना जाता है, मदर को माना जाता है। तो यहाँ पे एब्सेंस मतलब ये नहीं कि फादर है ही नहीं, लेकिन फादर मान लो असमर्थ है, कोई भी रीज़न हो सकता है ना, मे बी इलनेस है, फिजिकल इनकेपेसिटी है ना, तो बच्चे की केयर नहीं कर पा रहा, बच्चे की प्रॉपर्टी की केयर, बच्चे से मतलब रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, बच्चे की बॉडी प्रॉपर्टी, इसका केयर नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि तो हम उसे एब्सेंस मानते हैं। एब्सेंस मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं। तो ये थे हमारे सारे केसेस, आई होप इट इज़ क्लियर। तो मैं शायद आज आपको बहुत अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाई होंगी, है ना, मेरा वॉइस ब्रेक कर रहा होगा बीच बीच में बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, लेकिन मैं चाहती थी कि वीडियो बना दूँ एग्ज़ाम से पहले तो जिससे कि आप लोग पढ़ पाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई भी आप लोग का फीडबैक है, रिव्यू है, तो प्लीज़ डू मेंशन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू एंड विल बी हैप्पी टू इम्प्रूव। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।